मोहन यादव कमजोर हुए तो किसका फायदा होगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के संदर्भ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर चल रही तरह तरह की बहस के बीच कई तरह की चर्चाएं एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी हैं। मामला जमीन का हो या फिर प्रशासनिक पकड़ का, एक सवाल लगभग हर किसी के मन में है। यदि मोहन यादव कमजोर होते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कोई नई बात नहीं है। लगभग लगभग हर स्तर पर यह सामान्य है। लेकिन जिस तरह मोहन यादव लगातार एक तरफा काम करते हुए दिखाई दिए हैं पिछले 2.5 सालों में, उसने यह संकेत जरूर दिया है कि प्रदेश के कई बड़े नेताओं का वर्चस्व पहले जैसा नहीं रहा। जमीन की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच यदि मोहन यादव कमजोर होते नजर आए तो सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलेगा। आइए एक एक करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान से। लगभग 18 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के कारण यहाँ की राजनीति में शिवराज का एक छत्र वर्चस्व माना जाता है था। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के मजबूत होने के बाद शिवराज का कद धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। फिर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह असर और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय आलाकमान ने मोहन यादव को आगे बढ़ाने के लिए शिवराज को सीमित करने की रणनीति पर काम किया। यही वजह है कि आज शिवराज सिंह चौहान अपने लोकसभा क्षेत्र यानी विदिशा के बाहर किसी भी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में स्वतंत्र रूप से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। यदि मोहन यादव इन आरोपों के बीच कमजोर पड़ते हैं तो सबसे पहले प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की वापसी की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। वहीं दूसरा नाम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है। साल 2023 में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में इनका नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल था। राष्ट्रीय महासचिव पूर्व होने के कारण अमित शाह से उनकी नजदीकियों को भी खूब चर्चा रही। राजनीतिक गलियारों में यह तक कहा जा रहा था कि अमित शाह उन्हें शायद मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैलाश विजयवर्गीय से राजनीतिक रूप से काफी जूनियर माने जाने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद इंदौर की राजनीति का समीकरण भी बदलने लगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का इंदौर क्षेत्र से विशेष लगाव साफ साफ दिखाई देने लगा। इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भी मोहन यादव ही बने। धीरे धीरे ऐसी चर्चाएं शुरू हुई कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक वर्चस्व अब पहले जैसा नहीं रहा। यहां तक कि उनके दोबारा दिल्ली लौटने की अटकलें भी लगने लगी। ऐसे में यदि मोहन यादव कमजोर होते हैं तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ कैलाश विजयवर्गीय को भी मिल सकता है। तीसरा नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब सिंधिया भाजपा में आए थे तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मोदी और शाह भविष्य में उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी जैसे उदाहरण है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवराज सरकार में सिंधिया गुट का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था 2020 से 23 के बीच, जबकि मोहन सरकार में महाराज यानी सिंधिया का दबदबा कम होता दिखने लगा। पहले मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों की संख्या सीमित की गई, फिर प्रदेश संगठन और निगम मंडल के प्रमुख पदों पर भी सिंधिया गुट लगभग नादारद जैसा रहा। भाजपा की मौजूदा रणनीति ने यह संदेश भी दिया कि अब सिंधिया महाराज नहीं बल्कि भाई साहब है और उनके गुट का पहले जैसा राजनीतिक महत्व नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि मोहन यादव कमजोर पड़ते हैं तो सिंधिया की राजनीतिक ताकत एक बार फिर से बढ़ने की संभावना बन जाती है। इन तीन नेताओं के अलावा प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं माने जाते हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को भी मोहन सरकार में पहले जैसा महत्व मिलता हुआ दिखाई नजर नहीं आ रहा या नहीं दे रहा है। संजय नागाइच उसका उदाहरण है। कुल मिलाकर जमीन का घोटाला हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है। मामले की खोजबीन भी जारी है। दूसरी ओर भाजपा में एक ऐसा वर्ग भी है जो अंदर ही अंदर यह उम्मीद लगाए बैठा है कि यदि मोहन यादव की कुर्सी डगमगाती है तो
उनकी या उनके नेता की राजनीतिक स्थिति पुनः मजबूत हो सकती है। बहरहाल अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद केंद्रीय आलाकमान क्या रुख अपनाता है। मोहन यादव को और मजबूत किया जाता है या उन्हें कमजोर माना जाने लगता है। लेकिन इतना तय है कि यदि मोहन यादव की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती है तो भाजपा के भीतर लंबे समय से हाशिए पर महसूस कर रहे कई बड़े नेताओं और उनके समर्थकों के चेहरे पर अंदरूनी खुशी जरूर दिखाई दे सकती है। हालांकि भाजपा चौंकाती है, यहां आरोप लगने के बाद इस्तीफे नहीं होते, बयान है स्पष्ट रूप से। और तो और शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे उदाहरण हैं, अजीत पवार जैसे नेताओं के उदाहरण हैं, जिनके ऊपर कभी भाजपा ने करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष पदों पर विराजमान है, जहां मूल कार्यकर्ता का स्थान था। देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित इस खबर के बाद केंद्रीय आला कमान मोहन यादव को लेकर क्या निर्णय लेता है।